एडवर्ड और मिरियम 7 साल से साथ थे, लेकिन उनकी शादी के दिन उसने अपनी ऊंची हील वाली सैंडल उतार दी और उसके भाई लियो के पास शादी से भाग गई। बेपरवाह दिखते हुए उन्होंने अपने कॉलर से जूता हवा में उछाला और कूड़ेदान में फेंक दिया। मेरी तलाक पार्टी में आप सभी का स्वागत है, उन्होंने घोषणा की। खाओ और मजे करो, जी भरकर पी लो। बाद में जब एडवर्ड ने किसी और से शादी कर ली तो मिरियम सबके सामने घुटने टेककर उससे वापस आने की भीख मांगने लगी। एडवर्ड ने बस मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर यह कोई पुराना दोस्त नहीं है तो कौन है? शादी में आपका स्वागत है। अपनी भव्य शादी की योजना बनाने में 3 महीने बिताने के बाद मिरियम पूरी तरह उदासीन लग रही थी। जैसे ही अधिकारी ने अंगूठियों के आदान प्रदान की घोषणा की, उसकी आंखें कहीं और भटक गईं, उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। कहीं और पुजारी ने अपनी बात दोहराई, दूल्हा और दुल्हन अब अंगूठियों का आदान प्रदान करेंगे। इस बार उसने प्रतिक्रिया दी, लेकिन ऊपर देखने की हड़बड़ी में उससे अंगूठी गिर गई। अचानक छाई खामोशी में उसकी खनक गूंज उठी और ऐसा लग रहा था मानो हर कोई आगे होने वाले घटनाक्रम का इंतजार कर रहा हो। मिरियम, एडवर्ड ने फुसफुसाते हुए उसे अंगूठी उठाने के लिए कहा। उसने उसे घूरकर देखा, उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं जितनी उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। मुझे माफ़ करना एडवर्ड, चलो शादी टाल देते हैं, उसने कहा। लियो का फ़ोन आया था, उसका एक्सीडेंट हो गया है और मैं उसके बारे में चिंतित हूँ। उसने यह बात बिना किसी पछतावे के कही, मानो ये सबसे अहम बात हो। दुनिया में ऐसा कहना आम बात है। वह ऐसे बोल रही थी मानो लियो उसका पति हो, जिसके पास उसे दुर्घटना के बाद तुरंत जाना चाहिए था। लेकिन एडवर्ड उसका मंगेतर था और यह उनकी शादी का दिन था। क्या वह सचमुच किसी दूसरे आदमी के लिए भाग जाएगी? एडवर्ड ने दिल के दर्द की तीव्र लहर को काबू करने की कोशिश की। पहली बार उसकी आवाज़ धीमी और गुस्से से भरी हुई थी। मरियम, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? उसने पूछा। आज हमारी शादी का दिन है। समारोह कराने वाला व्यक्ति असहज खड़ा था, असमंजस में था। क्या करें? भीड़ में से मिरियम के माता पिता दौड़कर आगे आए। मिरियम, ये बकवास बंद करो। उनकी बात अनसुनी करते हुए उसने अपनी ऊंची एड़ी के जूते उतारे और कहा, एडवर्ड, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम्हारा भाई मुसीबत में है और तुम इस बारे में बात कर रहे हो। क्या शादी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? उसके शब्द मानो अदृश्य मुक्कों की तरह सीधे दिल पर लगे। वह कुछ कदम पीछे हट गया और गहरी निराशा के साथ उसकी ओर देखने लगा। क्या संयोग है, हमारी शादी के दिन ही उसका एक्सीडेंट हो गया, उसने कहा। और उसने मुझे सिर्फ फ़ोन क्यों किया? तुम उसे किस हैसियत से देख रहे हो, उसके भाई की पत्नी या उसकी प्रेमिका के रूप में? लियो ने पहले भी इस तरह की हरकतें की थी और एडवर्ड ने हमेशा उन्हें ऐसा करने दिया था। लेकिन अपनी शादी के दिन लियो ने फिर वही हरकत की। इस बार एडवर्ड इसे जाने नहीं दे सका। मिरियम का चेहरा बिगड़ गया। शायद उसे एडवर्ड से इतनी कठोर भाषा की उम्मीद नहीं थी। उसने मुट्ठी भींच ली और उसे घूरने लगी। मैं तुम्हारे जैसे निर्दयी व्यक्ति से बात नहीं करना चाहती। इतना कहकर उसने अपने जूते एक तरफ फेंक दिए और अपनी शादी की पोशाक का लंबा पल्लू फाड़ दिया। फिर वह पीछे मुड़े बिना भाग गई। ये बिल्कुल किसी फिल्म की भागती हुई दुल्हन की तरह था जो अपने सच्चे प्यार की तलाश में निकली हो। और अब यही एडवर्ड के साथ हो रहा था। किसी अपने द्वारा त्यागे जाने का यही एहसास था जिसे तुम प्यार करते थे। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को निकाल लिया गया हो, जिससे वह असहाय और घुटन महसूस कर रहा था। वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। कहते हैं कि अगर आप 7 साल की मुश्किलों को पार कर लेते हैं तो आप हमेशा साथ रहेंगे। एडवर्ड और मिरियम ने हर सुख दुख में साथ निभाया, 7 साल के कठिन समय को पार किया। कई वर्षों तक उन्होंने साथ मिलकर तूफानों का सामना किया, लेकिन अंत में वे एक अप्रत्याशित घटना से बच नहीं सके और वह घटना उनके सौतेले भाई की थी। दुल्हन के भाग जाने से चारों ओर कानाफूसी और हलचल मच गई। भीड़ में फैलते हुए मिरियम के माता पिता और एडवर्ड के पिता ने उसके पास आने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें हाथ हिलाकर दूर कर दिया। उसने खुद को संभाला और अपने दूल्हे के कपड़े उतार दिए। उसने जूता हवा में उछाला और कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर उसने अधिकारी से माइक्रोफोन छीन लिया और गपशप कर रही भीड़ को संबोधित किया। आप सभी का मेरे कार्यक्रम में स्वागत है, उन्होंने घोषणा की। तलाक की पार्टी है, जी भर खाओ पियो। उनके शब्दों से मेहमान स्तब्ध रह गए। मरियम के माता पिता चिंतित दिख रहे थे, उन्हें जल्दबाजी न करने के लिए कहते हुए। उन्होंने कहा कि वे मरियम को फ़ोन करके वापस बुला लेंगे। श्रीमान और श्रीमती वालेस, चिंता न करें। एडवर्ड ने कहा कि वह वापस नहीं आएगी। आखिरकार ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। एडवर्ड और मिरियम 7 साल से साथ थे और 3 साल से एक साथ रह रहे थे और वह उन्हीं 3 वर्षों के दौरान लियो के साथ रिश्ते में उलझी हुई थी। उस दौरान लियो अक्सर उसे देर रात फ़ोन करता था। कभी कभी वह नशे में होता और कहता कि उसने गलत नंबर डायल कर दिया है। कभी कभी वह बीमार होने का बहाना बनाता और कहता कि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वह तरह तरह के बेतुके बहाने बनाता, लेकिन मिरियम हमेशा उस पर विश्वास कर लेती थी।
एडवर्ड गुस्से से आग बबूला था। मिरियम से कहना कि उसे एक सीमा तय करनी होगी। लियो की देखभाल करने वाले लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन वह कहती, लियो इस शहर में नया है, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। वह कॉलेज में मेरा सीनियर था। ज़्यादा मत सोचो, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। एडवर्ड खुद को समझाना चाहता था कि वह ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन लियो उसे चिढ़ाता ही रहता था। जब भी मिरियम आती, लियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता। वह हमेशा मिरियम को बैकग्राउंड में शामिल करना सुनिश्चित करता था। एक बार उसने मिरियम की दवा बनाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में लिखा था, मेरी जूनियर की दवा कभी कड़वी नहीं होती। एक और बार उसने मिरियम की बाल सुखाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की। उसने एक शर्ट पहनी हुई थी और शीशे में देखकर मुस्कुरा रही थी। साथ में कैप्शन था, मेरी छोटी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। वह अपने बालों को ब्लो ड्रायर से सुखा रही थी। ये स्पष्ट था कि ये पोस्ट एडवर्ड के लिए ही थे। लियो एडवर्ड को बता रहा था कि वह और मिरियम ही असली कपल हैं और वे एक साथ खुश हैं, और एडवर्ड का अस्तित्व बस एक मजाक था। एडवर्ड ने ब्रेकअप की बात उठाई थी और इस बारे में एडवर्ड और मिरियम के बीच कई बार झगड़े भी हुए थे, लेकिन वह कहती थी, तुम ही मेरे दिल में हो, मैं लियो को बस देखती हूँ, एक दोस्त, और वो तुम्हारा भाई है। तुम दोनों पहले बहुत करीब थे, है ना? हाँ, एडवर्ड और लियो पहले बहुत करीब थे, लेकिन वो अतीत की बात है। लियो नाजायज संतान था। एडवर्ड के पिता द्वारा 3 साल पहले परिवार में लाए गए बच्चे को थॉम्पसन उपनाम दिया गया था। उस समय लियो की मां का भी एडवर्ड की मां की तरह ही निधन हो गया था। इसलिए एडवर्ड को लियो के प्रति सहानुभूति हुई और उसने उसके करियर में भी मदद की। लेकिन जब एडवर्ड को लियो के बारे में पता चला तो अगर एडवर्ड को मिरियम से प्यार होता तो वह उससे पूरी तरह नाता तोड़ लेता। और फिर एडवर्ड ने सब कुछ सहन किया। उसे लगा कि शादी के बाद मिरियम और लियो के बीच दूरी आ जाएगी, लेकिन वह गलत था, बहुत गलत। दूसरे की थाली में खाना हमेशा ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मरियम के माता पिता ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वे अपनी बेटी के स्वभाव को किसी और से बेहतर जानते थे। उन्हें पता था कि मिरियम ने क्या किया है और उन्होंने उसे डांटा और उससे विनती भी की, लेकिन मिरियम ने कभी नहीं सुनी। उसने एडवर्ड से भी झगड़ा किया, ये कहते हुए कि वह कोशिश कर रहा था। उसने उसके और उसके माता पिता के बीच दरार पैदा कर दी। वह अपनी गलतियों का दोष एडवर्ड पर डालने में माहिर थी। उसने कभी आत्मनिरीक्षण नहीं किया। एडवर्ड के पिता शादी में आमंत्रित किए गए अपने कई ग्राहकों से माफ़ी मांगने में व्यस्त थे। तलाक की पार्टी, हालांकि अचानक और बेतुकी थी, सुचारू रूप से संपन्न हुई। एडवर्ड को आखिरकार अपना फ़ोन देखने का मौका मिला। उसने जो पहली पोस्ट देखी वह लियो की थी। ये लियो के घर में ली गई एक तस्वीर थी जिसमें मिरियम उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। वह अपने पैर पर लगी एक छोटी सी खरोंच का इलाज करा रही थी। कैप्शन में लिखा था, जब आप सबसे कमज़ोर होते हैं तब आपको पता चलता है कि वास्तव में कौन आपकी परवाह करता है। तो यही वह कार दुर्घटना थी जिसका जिक्र मिरियम ने किया था। क्या मजाक है। अस्पताल जाने के बजाय वह घर चला गया। एडवर्ड की अपने फ़ोन पर पकड़ और कस गई। उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए। वह दौड़कर मिरियम से पूछना चाहता था कि क्या वह उनके 7 साल के साथ को भूल गई है। क्या वह हमेशा साथ रहने के वादे को भूल गई है। क्या वे कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, केवल एक दूसरे से ही प्यार करेंगे। वह उसके लिए क्या था। एडवर्ड तेजी से उस घर की ओर चल पड़ा जो उसका और मिरियम का नया घर होने वाला था। उसने सैन फ्रांसिस्को में वह घर उनकी शादी के लिए खरीदा था। मुख्य शयन कक्ष रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा हुआ और खिड़कियां और अलमारियां प्यारे प्यारे किरदारों से सजी हुई थीं। कल ही मिरियम उसे सजाने में मदद कर रही थी और कह रही थी कि वह उससे शादी करने के लिए उत्साहित थी। औरतें वाकई चंचल होती हैं, लेकिन अब सोचती हूं तो लगता है कि उसका दिल कभी पूरी तरह से एडवर्ड का था ही नहीं। एडवर्ड नई शुरुआत करने से नहीं डरता था, लेकिन उसने हमेशा मरियम को एक और मौका दिया था। उसने उसे बार बार माफ़ किया था, लेकिन अब उसे एक और मौका देने की कोई ज़रूरत नहीं दिख रही थी और न ही वह ऐसा कर सकता था। उसे माफ़ कर दो। आखिरकार उसे समझ आ गया कि प्यार भी खत्म हो सकता है। मिरियम ने आज उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। एडवर्ड गुस्से से उसने सारी सजावटें हटा दी और फूल व गुब्बारे कूड़ेदान में फेंक दिए। उसने ताले का कॉम्बिनेशन भी बदल दिया। इस घर का मिरियम से अब कोई लेना देना नहीं रहेगा। उनका और मिरियम का रिश्ता खत्म हो चुका था। शुक्र है, उसने कहा था कि शादी के बाद वह विवाह प्रमाण पत्र लेना चाहती है। अब जब उन्होंने ऐसा नहीं किया था तो इससे एडवर्ड को बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिल गया। फिर एडवर्ड मिरियम के माता पिता से मिलने गया और शादी का प्रस्ताव रखा, जिससे सगाई टूट गई। मिरियम की मां रोने लगी, मिन्नत करते हुए, एडवर्ड, मिरियम को एक और मौका दो। वह तुमसे प्यार करती है। वह बस उलझन में थी। प्यार। एडवर्ड ने इतने सालों में कभी प्यार महसूस नहीं किया था। शायद एडवर्ड ने सब कुछ लियो को सौंप दिया था। एडवर्ड ने मिरियम के माता पिता को दोष नहीं दिया, लेकिन वह और मिरियम अब साथ नहीं रह सकते थे। एडवर्ड का दृढ़ निश्चय देखकर मिरियम के माता पिता ने उस पर दबाव नहीं डाला।
उन्होंने आगे बढ़कर सहमति भी दे दी। उन्होंने सगाई का उपहार वापस नहीं मांगा। उन्होंने उनसे कहा, यह मरियम की गलती थी, तुम्हारी नहीं। उपहार रख लो, तुमने इतने सालों तक मुझे बेटे की तरह माना है, कृपया इसे मेरा आदर जताने का तरीका समझो। उस दिन एडवर्ड अपने पिता से मिलने गया और उन्हें बताया कि वह कंपनी में वापस लौट रहा है। लियो के आने से पहले एडवर्ड पारिवारिक व्यवसाय थॉम्पसन इंडस्ट्रीज का प्रबंधन कर रहा था। लियो के आने के बाद मरियम ने कहा था, लियो को कंपनी संभालने में आपकी मदद करने दीजिए ताकि आप मेरे साथ अधिक समय बिता सकें। एडवर्ड उस पर पूरी तरह भरोसा करते हुए इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब उसे एहसास हुआ कि वह लियो को उसे नीचा दिखाने के अवसर पैदा कर रही थी। मरियम बहुत निर्दयी थी। एडवर्ड ने उसे अपना दिल दे दिया था और उसने उसे कुचल दिया था। उसके पिता भी सहमत थे और उन्होंने एक शेयर हस्तांतरण समझौता भी तैयार किया जिसके तहत एडवर्ड को हिस्सेदारी दी गई। उसके सारे शेयर। उसने भारी आवाज़ में एडवर्ड के कंधे पर हाथ रखा। आपके और आपके भाई के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने कहा। बस लियो के लिए बाहर निकलने का रास्ता छोड़ दीजिए। उसके पिता का मतलब स्पष्ट था। उन्हें भी लगा कि लियो ने हद पार कर दी है, लेकिन वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने यह मामला एडवर्ड पर छोड़ दिया। एडवर्ड ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। शेयर हस्तांतरण समझौते की योजना उनके मन में आकार लेने लगी। अगली सुबह एडवर्ड डेनवर शहर के केंद्र में स्थित कंपनी के मुख्यालय गए। एक युवा पेशेवर सूट पहने एक महिला प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रही थी। उसके बाल करीने से जूड़े में बंधे थे और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। उसका नाम क्लेयर था और वह एडवर्ड की सेक्रेटरी। वह कई सालों से उनके साथ काम कर रही थी। जब मरियम की वजह से एडवर्ड ने कंपनी छोड़ दी तो क्लेयर उनके लौटने का इंतजार करती रही। एडवर्ड को देखकर उसने उनके लिए कार का दरवाज़ा खोल दिया। श्री थॉम्पसन, आपका वापस स्वागत है, उसने कहा। एडवर्ड को इस इमारत में आए काफ़ी समय हो गया था। जो कुछ भी उसका था वो आज सब कुछ वापस ले लेगा। दफ्तर में लियो कर्मचारियों के साथ बैठक कर रहा था। एडवर्ड के अचानक प्रकट होने से सभी लोग चौंक गए। लियो तो विशेष रूप से हैरान था। वह झटपट उठकर पास आया। उसने सबके सामने एक अच्छे भाई की भूमिका निभाने की कोशिश करते हुए जबरदस्ती मुस्कुराया। एडवर्ड, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। एडवर्ड हंस पड़ा। क्या मैं अपनी ही कंपनी में नहीं आ सकता? उसके शब्दों ने कमरे में सन्नाटा छा दिया। कोई सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लियो की मुस्कान जम गई। बिल्कुल नहीं। एडवर्ड ने उसे अनदेखा करते हुए उसके पास से गुजरकर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गया। लियो असहज खड़ा रहा। यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे। बैठो या खड़े हो जाओ। किसी ने चतुराई से उसे एडवर्ड के बगल वाली सीट दे दी। एडवर्ड ने अपने ब्रीफकेस से शेयर हस्तांतरण समझौता निकाला और क्लेयर को सौंप दिया। क्लेयर, इसे जोर से पढ़ो। श्री हेनरी थॉम्पसन अपने शेयरों का 60% हिस्सा श्रीमान को हस्तांतरित करते हैं। उन्होंने घोषणा की कि एडवर्ड थॉम्पसन को सीईओ का पद वापस सौंप दिया जाएगा। एडवर्ड थॉम्पसन को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। ये सुनकर लियो चैन से नहीं बैठ सका। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एडवर्ड, इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। एडवर्ड ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका, जैसे कोई रहम न दिखाया हो। इसका मतलब वही है जो तुमने सुना, उसने कहा। मैंने दयालुतावश आपको कंपनी का प्रबंधन करने की अनुमति दी थी, लेकिन अब मैं इसे वापस ले रहा हूँ। सब कुछ लिखित में मौजूद है। मैनेजर मिलर, क्या आपके कोई सवाल हैं? इससे पहले लियो सिर्फ एक महाप्रबंधक थे। एडवर्ड की अनुपस्थिति में वही सीईओ का अधिकार संभाल रहा था। लियो ने मुट्ठी भींच ली और एडवर्ड को खुलेआम गुस्से से घूरने लगा। लेकिन उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं था, इसलिए वह उठा और दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए बाहर चला गया। क्या वह गुस्से में था? एडवर्ड तो बस अपना हक वापस ले रहा था। एडवर्ड लौट आया। एडवर्ड अपने पुराने दफ्तर में था और तभी मरियम वहां आ गई। वह बेहद गुस्से में थी, मानो उसे जिंदा खा जाना चाहती हो। एडवर्ड को मरियम के आने की उम्मीद थी क्योंकि वह लियो को जानता था। वह उसे सब कुछ बता देगा। जो कुछ भी हुआ उसके बाद लियो ने शायद सबसे पहले उससे शिकायत की होगी। उसने दफ्तर का दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि उसने लियो की सफ़ेद कमीज पहनी हुई थी। बहुत बड़ा और बेढंगा। क्या कल रात उसके और लियो के बीच कुछ हुआ था? ये सोचकर एडवर्ड की सांस अटक गई। मरियम की गुस्से भरी आवाज़ कमरे में गूंज उठी और वह अपने ख्यालों से बाहर आ गया। एडवर्ड, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, शादी के बाद तुम्हें इसका गुस्सा लियो पर निकालना होगा, उसने मांग की। उसे कंपनी वापस दे दो। उसे वापस दे दो। कितना हास्यास्पद है। कंपनी का लियो से क्या लेना देना था? कंपनी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड के माता पिता। उस समय लियो कहाँ था? वह शायद अभी भी डायपर पहनता होगा। एडवर्ड ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। हमारा रिश्ता टूट गया है, उसने कहा। मैं अपनी कंपनी को अपने हिसाब से चलाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसका चेहरा और भी बिगड़ गया। मैंने कभी रिश्ता तोड़ने के लिए सहमति नहीं दी, उसने कहा।
एडवर्ड, मुझे समझने की कोशिश करो। कल एक आपातकालीन स्थिति थी। एडवर्ड ने हंसते हुए उसके कपड़ों की ओर इशारा किया। आपातकालीन स्थिति? उसने पूछा। मिरियम, मुझे बताओ, अपने बॉयफ्रेंड के भाई के कपड़े कौन पहनता है? उसकी आवाज़ धीमी हो गई और उसने उसकी नज़रें बचाईं। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए लियो ने मुझे अपने कपड़े दे दिए। हकलाते हुए बोला, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा देने जैसा कुछ नहीं किया। उसकी प्रतिक्रिया ने सब कुछ पुष्ट कर दिया। जो दिल कभी उसके लिए धड़कता था वह पूरी तरह से बेजान हो चुका था। मुझे घृणा महसूस हुई। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह चलकर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। एडवर्ड, ऐसा मत करो, उसने विनती की। क्या तुम हमारे सारे वादे भूल गए हो? हम 7 साल से साथ हैं। 7 साल के वादे? तो उसे याद था। एडवर्ड को लगा कि वह भूल गई है। उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। अब वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था और दहाड़ उठा। मिरियम, खुद से पूछो, कौन भूल गया? वह चिल्लाया, इन सभी वर्षों में तुम लियो के कितने करीब रही हो? तुम उसकी कितनी परवाह करती हो? तुम्हें पता है, ये सिर्फ एक वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध हैं। अपने 7 साल के साथ को याद करते हुए एडवर्ड को ऐसा लगता था जैसे वह मिरियम का कुत्ता हो। वह मिरियम की हर बात मानता और उसकी सभी बेतुकी मांगों को मान लेता था। मिरियम के 25वें जन्मदिन पर उसे खुश करने के लिए एडवर्ड ने उसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार पर लाखों डॉलर खर्च कर दिए। वह खुद उसे चलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने क्या किया? उसने वह कार लियो को दे दी। उसका स्पष्टीकरण था, मैंने बस लियो को उधार दी थी। इतनी कंजूस मत बनो। उधार दिया? उसने 2 साल के लिए उधार दिया था और उसे कभी वापस नहीं मिला। उसकी नज़र में उसकी ईमानदारी बहुत सस्ती थी, मानो उसने उसे यूं ही किसी को दे दी हो। और वही मूर्ख था। वह उसकी बातों में पूरी तरह से आ गया था। लेकिन एक बार जब कोई व्यक्ति जाग जाता है और झूठ को समझ जाता है तो वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। मूर्ख! मिरियम का चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने सच में ऐसा नहीं किया। बस, उसने कहना शुरू किया। कृपया चले जाओ, अब से हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा। एडवर्ड ने बीच में ही टोक दिया। उसने अपने होंठ काट लिए, उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। एडवर्ड, तुम्हें इसका पछतावा होगा, उसने गुस्से से कहा। फिर वह वहां से चली गई। लेकिन एडवर्ड उसे बताना चाहता था कि इस बार उसे इसका कोई पछतावा नहीं होगा। वह पहले जैसा नहीं होगा। झगड़े के बाद उससे माफ़ी नहीं मांगेगा। अब वह उसके लिए कुछ भी नहीं थी। तभी क्लेयर अपने काम की रिपोर्ट देने आए। उसने उसे बताया कि उसकी अनुपस्थिति में लियो ने कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया था और निजी उपयोग के लिए धन का गबन किया था। उसने उसे स्क्रीनशॉट दिखाए। पिछले 1 साल के गबन के लेन देन और कंपनी की गुम हुई रिपोर्टों के बारे में एडवर्ड को आश्चर्य हुआ और उसने उससे पूछा कि उसे यह जानकारी कैसे मिली। वह बस मुस्कुराए। आपके जाने के बाद मेरी कोई खास हैसियत नहीं थी, इसलिए मैं छोटे मोटे काम करती थी। उसने समझाया, मैंने वित्त विभाग की बहुत मदद की और मुझे यह मिला। मैंने सोचा कि जब तुम वापस आओगे तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर एडवर्ड को अपराधबोध हुआ। क्लेयर हमेशा से उसकी थी। वह उसका भरोसेमंद और कुशल दाहिना हाथ था और वह बिना ये सोचे समझे चला गया कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। ऐसा लगता है कि उसके जाने के दौरान उसका समय आसान नहीं बीता था। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद, एडवर्ड ने कहा। मैं बनावटी शब्दों का शौकीन नहीं हूँ। उसके द्वारा दिए गए सबूतों को देखते हुए एडवर्ड के मन में एक नई योजना बनी। उसने पहले लियो को प्रबंधक के रूप में बने रहने देने का इरादा किया था, लेकिन अब वहाँ उसके रुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस शाम एडवर्ड ने अपने पिता को सबूत दिखाए। उसके पिता इतने गुस्से में थे कि उन्होंने लगभग अपने हाथ में पकड़ी चाय की प्याली को तोड़ ही डाला। वह कमीना, उसने गुस्से से कहा। अगर उसकी माँ को लेकर मुझे अपराधबोध न होता तो मैं उसे कभी यहाँ न लाता। वह मेरा बेटा बिल्कुल नहीं है। एडवर्ड दंग रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। उसके पिता ने समझाया कि यद्यपि लियो की माँ वास्तव में उसकी रखेल थी, लियो उस महिला का किसी और पुरुष से हुआ बच्चा था। 3 साल पहले लियो की माँ, जिन्हें कैंसर का पता चला था और लियो के भविष्य को लेकर चिंतित थीं, ने उनसे संपर्क किया और उनसे लियो को अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया। थॉम्पसन परिवार धनी था और एक और व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वह सहमत हो गया। लेकिन एडवर्ड की नाराजगी के डर से उसने और लियो ने इसे उससे गुप्त रखने का फैसला किया था। एडवर्ड के पिता की आंखों में पछतावा झलक रहा था। उन्होंने कहा, ये सब मेरी गलती है, लेकिन चिंता मत करो, मैं आज रात उससे संपर्क करूंगा, उसे कुछ पैसे दूंगा और उससे कहूंगा कि वह थॉम्पसन परिवार छोड़ दे। लियो ने कंपनी के साथ ऐसा व्यवहार किया था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वह बिल्कुल भी थॉम्पसन परिवार का सदस्य नहीं था। एडवर्ड ने अपने पिता को दोष नहीं दिया, बस उनसे सब कुछ संभालने को कहा। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, उन्हें बस नुकसान कम करना था। लेकिन एक तरह से
उसे अपने पिता का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उन्होंने लियो को परिवार में न लाया होता तो एडवर्ड को कभी पता ही नहीं चलता कि मिरियम असल में किस तरह की इंसान थी। लियो को खरीदा गया था। एडवर्ड के पिता ने उसे निकाल दिया था और उसे कंपनी में रहने का कोई अधिकार नहीं था। मिरियम लगातार एडवर्ड को फ़ोन और मैसेज भेज रही थी, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहा था। वह उसकी कोई भी कॉल नहीं सुनता था और उसके संदेशों पर बस एक नज़र डालता था, जो सभी विनती भरे होते थे। उसे अभी भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ था और वह अब भी यही सोचती थी कि यह सब एडवर्ड की गलती है। ये ठीक वैसा ही था जैसे वह लियो पर बिना शर्त भरोसा करती थी और उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती थी। एडवर्ड चला गया। एडवर्ड को ये बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। उसने उसके सारे कॉन्टैक्ट नंबर ब्लॉक कर दिए। फिर वह क्लेयर के साथ बिजनेस ट्रिप पर सिएटल चला गया, जिससे मिरियम के लिए उसे ढूंढना नामुमकिन था। लेकिन एडवर्ड को उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी कार के साथ छेड़छाड़ करेगा, जिससे ब्रेक फेल हो जाएंगे। क्लेयर घबरा गई थी और बार बार ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे ही कार पेड़ से टकराने वाली थी, क्लेयर ने अपनी सीट बेल्ट खोली और खुद को पेड़ पर फेंक दिया। एडवर्ड, उसने उसे झटके से बचाया। एडवर्ड को कोई चोट नहीं आई, लेकिन वह घायल हो गई। क्ला, उठो, एडवर्ड चिल्लाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने किसी तरह अपना हाथ उठाकर उसके चेहरे को छुआ। तुम ठीक हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसका हाथ उसकी बगल में गिर गया। एडवर्ड घबरा गया। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया। जब क्लेयर को अस्पताल ले जाया गया तो उसने राहत की सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि क्लेयर सहज रूप से उसे बचाने की कोशिश करेगी। यह एक बेहद नाजुक क्षण था और उसने लियो के कुकर्मों के सबूत इकट्ठा करने में उसकी मदद की थी। एडवर्ड को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके प्रति इतनी अच्छी क्यों थी। क्लेयर की एक पसली टूट गई थी और सर्जरी के बाद भी वह बेहोश थी। एडवर्ड को मामूली चोटें आई थीं। आखिरकार उसे कार दुर्घटना से उबरने का समय मिल गया। उससे पुलिस ने संपर्क की और कहा कि किसी ने ब्रेक पैड के साथ छेड़छाड़ की है और पूछा कि क्या उसका कोई दुश्मन है। एडवर्ड के दिमाग में एकमात्र दुश्मन लियो ही था। आखिरकार एडवर्ड ने ही तो उसे बाहर निकाल दिया था, कंपनी। लेकिन एडवर्ड को उम्मीद नहीं थी कि लियो उसे जान से मारने की कोशिश करेगा। पुलिस ने कहा कि वे जांच जारी रखेंगे और एडवर्ड को अपडेट का इंतजार करने को कहा। एडवर्ड अभी भी उस घटना से सदमे में था। अगर क्लेयर न होती तो शायद वही अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता। तभी क्लेयर जाग उठी। एडवर्ड दौड़कर उसके पास गया और पूछा कि क्या उसे दर्द हो रहा है। उसने सिर हिलाया। मैं फीनिक्स हूँ, मुझे खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं लगी, उसने कहा। अब भी उसे उसकी चिंता सता रही थी। भावुक हुए बिना रहना असंभव था। तुमने मुझे क्यों बचाया? एडवर्ड ने पूछा। उसकी आंखें एक पल के लिए इधर उधर भटक गईं। ये बस सहज प्रवृत्ति थी, उसने उत्तर दिया। एडवर्ड ने देखा कि उसके गालों पर हल्की सी लाली थी। वह मूर्ख नहीं था, वह उसके लिए उसकी भावनाओं को समझ सकता था। दुर्घटना के बाद उसके मन में भी उसके लिए कुछ अलग भावनाएं जाग उठी थीं। लेकिन अभी वह समय नहीं था। कारण चाहे जो भी हो, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टरों का इंतजाम करूंगा, बस ठीक होने पर ध्यान दो। उसके शब्दों से वह थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बात बदल दी। वह पूछ रहा था कि अचानक ब्रेक क्यों फेल हो गए और क्या कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। चिंता मत करो, मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा, एडवर्ड ने उसे भरोसा दिलाया। अगर किसी ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। अगले दिन मिरियम अस्पताल पहुंची। उस समय एडवर्ड क्लेयर को सूप पिला रहा था। मिरियम ने गुस्से से उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, एडवर्ड। वह कौन है? उसने पूछा। एडवर्ड ने शांति से सूप नीचे रखा, क्लेयर से कहा कि वह वापस आएगा और मिरियम को सीढ़ियों की ओर ले गया और उसका हाथ छोड़ दिया। वह बेहद उत्तेजित होकर बोली, एडवर्ड, वो औरत कौन है? बताओ, उसने मांग की। एडवर्ड को पहले उसके आंसू दिल दहला देने वाले लगते थे, लेकिन अब उसे सिर्फ झुंझलाहट महसूस हो रही थी। वह बहस में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह बस इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। इसलिए उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा कि वह यहाँ क्यों आई है। वह बिना किसी कारण के तो नहीं आई होगी। और सच भी था। उसका रोना बंद हो गया और उसका गुस्सा शांत हो गया। एडवर्ड, लियो को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? उसने पूछा। बेशक, इसीलिए तो वह यहाँ आई थी। लेकिन एडवर्ड लियो की मदद नहीं करेगा। उसने जो किया था उसके बाद तो नहीं। एडवर्ड ने अपना गुस्सा दबाया। क्या तुम्हें पता है कि वह पुलिस स्टेशन में क्यों है? उसने पूछा। वह चौंक गई। क्या तुमने उसे वहां रखा था? उसने पूछा। एडवर्ड ने मुट्ठी भींच ली। हाँ, मैंने ही रखा था। वह इसी लायक है। उसने उसे पुलिस द्वारा भेजा गया निगरानी फुटेज दिखाया। यह एक मरम्मत की दुकान में लियो को मैकेनिक से एडवर्ड की कार के साथ छेड़छाड़ के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है। एडवर्ड की कार कंपनी के भूमिगत पार्किंग स्थल में खड़ी थी।
लियो ने मैकेनिक से ब्रेक पैड के साथ छेड़छाड़ करने को कहा था। लियो चालाक था। सुरक्षा गार्ड को रिश्वत देकर निगरानी फुटेज डिलीट करवाने के लिए वह काफ़ी चालाक था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि डिलीट की गई फुटेज भी क्लाउड पर स्टोर हो जाती है और मरम्मत की दुकान के मालिक ने उसकी प्रति अपने पास रखी थी। पुलिस ने दुर्घटना वाली रात को ही इस सब का पता लगा लिया था और एडवर्ड को सूचित कर दिया था। उन्होंने उसे ये भी बताया कि लियो को हिरासत में ले लिया गया है। उसके अपराधों की पुष्टि होने पर उसे सजा सुनाई जाएगी। उसने जो किया है उस पर ध्यान से गौर करो। एडवर्ड ने कहा, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। अगर मेरी सेक्रेटरी ने मुझे हमले से न बचाया होता तो आज मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होता। और तुम, मिरियम, अभी भी जिंदा हो। एक हत्यारे के लिए गिड़गिड़ाना। मिरियम ने अविश्वास से उसकी ओर देखा, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भोला भला अच्छा लियो ऐसा काम कर सकता है। उसने एडवर्ड का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत खेद है, मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा है। उसने कहा, एडवर्ड, मैं गलत थी। क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? क्या वह उसके लिए सिर्फ कचरा था, कोई ऐसी चीज़ जिसे फेंक कर विल से उठा लिया जाए? एडवर्ड ने उसका हाथ झटक दिया और उसे ठंडेपन से देखा। ये बहुत देर हो चुकी है। देर हो गई, उसने कहा। अब ये सब कहने का क्या मतलब है? क्या तुम अपने लियो से सबसे ज़्यादा प्यार नहीं करती? उसने घबरा कर सिर हिलाया। नहीं, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। उसने कहा, मुझे पता है कि शादी से भाग जाने की वजह से तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो। मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। उसके शब्दों ने उसे और भी घृणा से भर दिया। मुझसे प्यार करते हो? उसने पूछा। क्या मुझसे प्यार करने का मतलब है कि मैंने जो कार तुम्हें खरीद कर दी थी उसे तुम दे दोगे लियो, या उसके लिए अपनी शादी के दिन भाग जाना, या उसके लिए खाना बनाना, उसकी देखभाल करना, उसका बिस्तर गर्म करना? मिरियम, मुझे बताओ, तुम्हारा प्यार क्या है? एडवर्ड अपने गुस्से को और रोक नहीं पाया। उसने अपने अंदर दबी सारी पीड़ा को बाहर निकाल दिया। वह हमेशा कहती थी कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन उसके कार्यों से कुछ और ही पता चलता था। वह किसी दूसरे आदमी के साथ अंतरंग संबंध में थी और फिर भी यही कहती रही कि वे सिर्फ दोस्त थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका प्यार इतना घिनौना और घटिया कैसे हो सकता है। ये सब सुनने के बाद भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने पुरजोर बचाव किया। मैंने खुद को लियो को कार उधार दी क्योंकि उसके पास कार नहीं थी, उसने कहा। मैं उसकी शादी के दिन चली गई क्योंकि वह घायल हो गया था। मैंने उसकी देखभाल की क्योंकि वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा है किसी और के साथ। इसमें क्या गलत है? वही पुराने बहाने, वही औचित्य जो वह हमेशा इस्तेमाल करती थी। उसे बचाना असंभव था। एडवर्ड ने मुंह फेर लिया, लेकिन अब वो उसे देखना भी नहीं चाहता था। हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। अगर तुम मुझे परेशान करती रहोगी तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, उसने कहा। उसने उसे फिर से गले लगाने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकला और वो ज़मीन पर गिर गई, ऊपर उसकी तरफ देखती रही, आंखों में आंसू लिए। एडवर्ड, कृपया ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, वह रोते हुए बोली। एडवर्ड उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहता था। शादी में उसे छोड़कर जाने में उसने ज़रा भी संकोच नहीं किया था। जब लियो फ़ोन करता था तो वह कभी उसकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचती थी, हमेशा उसकी तरफ दौड़ पड़ती थी, चाहे वह घुटनों के बल बैठकर ही क्यों न गिड़गिड़ाए। एडवर्ड उसे वापस नहीं अपनाएगा। उसने सीढ़ियों का दरवाज़ा खोला और पीछे मुड़े बिना चला गया। मिरियम के साथ एडवर्ड के 7 साल आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गए। सब लोग कहते थे कि एडवर्ड और मिरियम हमेशा साथ रहेंगे। एडवर्ड भी ऐसा ही सोचता था। शादी के बाद की जिंदगी, बच्चे होने की कल्पना करता था, लेकिन उसने अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। बाद में लियो ने कबूल किया कि उसके अपराध। पुलिस ने एडवर्ड को बताया कि लियो ने वास्तव में कंपनी के प्रति असंतोष के कारण ऐसा किया था। उसने आवेग में आकर एडवर्ड की कार के साथ छेड़छाड़ करने का फैसला किया था। हत्या के प्रयास के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसे अपना शेष जीवन जेल में बिताना होगा। ये सब उसकी अपनी गलती थी। उसे पता होना चाहिए था कि हत्या का प्रयास करने के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। एडवर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए इसमें शामिल अन्य लोगों को भी कानून द्वारा दंडित किया गया। क्लेयर को 2 महीने बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उस दिन उसने एडवर्ड को चौंका दिया, एक अंगूठी और एक स्वीकारोक्ति के साथ। ये पहली बार था जब उसने उन्हें मिस्टर कहकर नहीं पुकारा, थॉमसन नहीं, बल्कि एडवर्ड। उसने गंभीरता से उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक कोमल झिलमिलाती रोशनी थी। एडवर्ड, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? उसने पूछा। वह हैरान तो था, लेकिन भावुक भी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई महिला उसे इस तरह डेट पर जाने के लिए कहेगी। दरअसल वह उससे बहुत पहले ही प्यार करने लगा था, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरता था। अपने पिछले असफल रिश्ते ने उसे डरा दिया था। उसे वही गलतियां दोहराने का डर सता रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके मन की बात पढ़ रही हो। और उसने आगे कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कई सालों से प्यार करती हूँ?
एडवर्ड अचंभित रह गया, अविश्वास से उसकी ओर देखते हुए। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। वह मुस्कुराए और उसे बताया कि वह हाई स्कूल के दिनों से ही उससे प्यार करती थी। वह उससे 1 साल छोटी थी, जूनियर। एडवर्ड एक होशियार छात्र था जो हमेशा सोमवार की सभा में भाषण देता था। तभी उसे वह पसंद आने लगा था, लेकिन वह उनके बीच की दूरी को जानती थी, इसलिए उसने खूब पढ़ाई की। वह खुद को बेहतर बनाना चाहती थी और उसने उससे अपने दिल की बात कह दी। आखिरकार उसे उसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड में दाखिला मिल गया जहां वह पढ़ता था, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि उसकी एक प्रेमिका है। उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसने चुपचाप उसका साथ देने का फैसला किया। स्नातक होने के बाद वह उसकी सचिव बन गई और अपने कौशल का इस्तेमाल करके उसके करीब आ गई। वे उसके सबसे खुशी के दिन थे क्योंकि वह उसे हर दिन देख सकती थी। लेकिन जब एडवर्ड ने अचानक कंपनी छोड़ दी तो उसने वहीं रुककर उसके लौटने का इंतजार करने का फैसला किया। वह इंतजार करती रही। काम के बाद उसकी जिंदगी बेहतर हो गई थी। उसे खुश देखकर उसे भी खुशी हुई। ये सब जानकर एडवर्ड की आंखों में एक अलग ही गर्माहट आ गई। हाई स्कूल से लेकर अब तक कितने साल बीत गए, उसने हमेशा उसका साथ देना ही चुना, कभी दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढने के बारे में सोचा ही नहीं। एडवर्ड ने कभी नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई इतने लंबे समय तक चुपचाप उससे प्यार कर सकता है। इसीलिए उसने लियो के गलत कामों के सबूत संभाल कर रखे थे। इसीलिए उसने सहज रूप से उसे बचा लिया था। दुर्घटना। हालांकि वह जानती थी कि शायद उसके प्यार का कभी जवाब न मिले, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। एडवर्ड को यकीन नहीं था कि वह भी ऐसा कर पाता। आंखों में आंसू भर आए। उसकी आंखों में चमक थी। उसने उसके हाथ से अंगूठी ली और एक घुटने पर बैठ गया। उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था, अब पहल करने की बारी उसकी थी। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में कोमलता भर आए। ला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने पूछा। शायद उसे सीधे तौर पर शादी का प्रस्ताव रखने की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें लाल हो गईं। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और उसने सिर हिलाकर हाँ कह दी। उसने पूरे जोश से कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वे साथ होंगे। उसे ये भी विश्वास था कि एडवर्ड और मिरियम हमेशा साथ रहेंगे। उसने योजना बनाई थी कि वह जीवन भर चुपचाप उसका साथ देती रही। लेकिन जब उसे शादी में हुई घटना के बारे में पता चला तो वह मन ही मन खुश हुई। इसका मतलब था कि आखिरकार उसे एक मौका मिला, अपने प्यार का इजहार करने का मौका। लेकिन वह जानती थी कि एडवर्ड को अपने पिछले रिश्ते से उबरने के लिए समय चाहिए। इसलिए उसने इंतजार किया। एडवर्ड ने उसे कसकर गले लगाया। उसके बालों को सहलाते हुए उसने कहा, किस्मत सच्चे प्रेमियों को अलग नहीं कर सकती। क्लेयर के पूरी तरह ठीक होने के बाद एडवर्ड और क्लेयर ने शादी की तस्वीरें खिंचवाईं और शादी की तारीख तय कर ली। उसके पिता बेहद खुश थे और उन्होंने कहा कि एडवर्ड को आखिरकार सही व्यक्ति मिल गया है। हाँ, आखिरकार। एडवर्ड इस बात के लिए भी शुक्रगुजार था कि भाग्य ने उसे मिरियम का असली रूप देखने का मौका दिया और क्लेयर को खोने से बचाया। वरना वह कभी भी, ये जानते हुए कि इतने समय से कोई चुपचाप उसके लिए त्याग कर रहा था। शादी की तैयारियों के दौरान मिरियम अक्सर एडवर्ड को परेशान करती थी। उसने उसके माता पिता से सुना था कि वह ठीक नहीं है। उसे अपनी पिछली गलतियों पर गहरा पछतावा था। अक्सर बुदबुदाते हुए कहते थे कि 7 साल का प्यार पल भर में खत्म हो गया। लेकिन अब ये सब कहने का क्या फ़ायदा? 7 साल किसी रिश्ते के टिकने का पैमाना नहीं होते। अमेरिकी वीज़ा के लिए आवेदन करें, पक्षी मर जाते हैं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। क्लेयर की शादी के दिन एडवर्ड का दिन उज्ज्वल और खुशनुमा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग भी उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। क्लेयर खुश थी और एडवर्ड भी। उसने कहा, एडवर्ड, अब मैं आखिरकार तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ सही मायने में रह सकती हूँ। एडवर्ड ने उसके माथे पर चुंबन किया। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। वे साथ साथ खुशी के हॉल में दाखिल हुए। समारोह के दौरान वह आशा भरी निगाहों से उसे देखती रही। उसकी खुशी असली थी। लेकिन जैसे ही वे अंगूठियां बदलने वाले थे, मिरियम शादी की पोशाक पहने हुए अंदर आ गई। एडवर्ड ने पोशाक को तुरंत पहचान लिया। ये वही पोशाक थी जो उसने पहनी थी, उनकी शादी के लिए चुनी गई लड़की। उसे नहीं पता था कि उसे वैसी ही लड़की कहाँ से मिली, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए थे और गाल पिचके हुए थे। सब लोग उसे घूर रहे थे, सोच रहे थे कि यह अजनबी कौन है। क्लेयर ने एडवर्ड का हाथ दबाया और एडवर्ड ने फुसफुसाते हुए उससे कहा कि चिंता मत करो। धड़ाम से मिरियम जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसने एडवर्ड की ओर देखा। एडवर्ड, देखो, मैंने वही शादी का जोड़ा पहना है जो तुमने मेरे लिए चुना था, वह रोते हुए बोली। मुझसे दोबारा शादी कर लो प्लीज़। क्या उसे लगा कि उसकी शादी में खलल डालने से कुछ बदल जाएगा? इससे तो वह उसे और भी ज्यादा नापसंद करने लगा। सब कुछ अतीत की बात थी। जीवन में दोबारा मौका नहीं मिलता। उसने लियो को चुना था और अब वह एडवर्ड को वापस पाना चाहती थी। बिल्कुल नहीं। एडवर्ड ने अधिकारी से माइक छीन लिया और उसकी ओर मुस्कुराया।
अरे वाह, ये तो कोई पुरानी दोस्त हैं। शादी में आपका स्वागत है, उन्होंने कहा। अटेंडेंट, कृपया इस महिला के लिए एक सीट ढूंढें। कर्मचारी तुरंत समझ गए और उसकी ओर दौड़े। वह फूट फूट कर रोने लगी और छटपटाने लगी। नहीं, एडवर्ड, मुझसे शादी कर लो, वह सिसकते हुए बोली। लेकिन वह होटल के कर्मचारियों का मुकाबला नहीं कर सकी और उसे जल्दी से होटल से बाहर निकाल दिया गया। एडवर्ड ने उसे जाते हुए देखकर आह भरी। अब हंगामा क्यों मचाना, जबकि उसने पहले उनके रिश्ते को इतना महत्व नहीं दिया था। देर से प्रकट हुआ स्नेह व्यर्थ था। उसके लिए उसका अटूट प्रेम अब समाप्त हो चुका था। इस छोटे से अंतराल का एडवर्ड और क्लेयर की शादी पर कोई असर नहीं पड़ा। संगीत फिर से बजने लगा। उन्होंने अंगूठियां बदली, गले मिले और चुंबन किया। सबके सामने वे आखिरकार एक हो गए। एडवर्ड ने एक नया घर खरीदा। वह और क्लेयर, वे खुशी खुशी साथ में काम पर जाते और खाना बनाते थे। कंपनी में सभी जानते थे कि अब वह श्रीमती थॉम्पसन है और उनका परिवार। उसके प्रति लोगों का रवैया पूरी तरह बदल गया। क्लेयर ने एडवर्ड को बताया कि कैसे ये लोग उसे नीचा दिखाते थे और उसे परेशान करते थे। एडवर्ड ने उन सभी की जगह नए कर्मचारियों को नियुक्त किया और कंपनी ने खूब तरक्की की। शादी के बाद से एडवर्ड ने मिरियम को नहीं देखा था। उसने सुना था कि क्लेयर से उसकी शादी से वह बहुत दुखी थी और मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी। उसके माता पिता ने उसे काम पर रख लिया था, कोई उस पर नज़र रखने वाला हो, इस डर से कि कहीं वह कोई मूर्खतापूर्ण काम न कर दे। एडवर्ड को उस पर जरा भी दया नहीं आई। ये सब उसने खुद ही किया था। अब वह बस यही चाहता था कि क्लेयर के साथ खुश रहना। बाद में क्लेयर गर्भवती हो गई और दोनों बेहद खुश हुए। एडवर्ड ने उसे गोद में उठाया और घुमाया। वह हंस पड़ी। एडवर्ड, रहो, ध्यान रखना, बच्चे को चोट मत पहुंचाना। उसने उसे नीचे उतारा और उसका गर्म चुंबन उसके माथे पर पड़ा। धन्यवाद क्लेयर, उसने कहा। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद, कभी न छोड़ने के लिए। उसने उसे कसकर गले लगाया। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने कहा। एडवर्ड रुक गया। उसे काम पर जाने की अनुमति देना और घर पर आराम करने के लिए कहना। वह घर पर रहकर खाना बनाती और उसके काम से लौटने का इंतजार करती। उनका जीवन सरल और सुखमय था और सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा था।